बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास कल जिस चैप्टर का टेस्ट है वो है चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक। उसके बाद वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेट। फॉर एग्जांपल इन मैन हाइट, कलर ऑफ आइज़। उसके बाद क्रोमोसोम के वो यूनिट जो इनहेरिटेंस को कैरी करते हैं वो होते हैं जीन्स। उसके बाद है क्रोमोसोम एंड जीन्स। ठीक है, जीन्स जो है वो डीएनए पे कंसिस्ट कर दी है। डीएनए का बेसिक काम होता है कि उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। हर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर है वो मखसूस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम जो है वो बना किससे हुआ है? क्रोमेटिन मटेरियल से बना हुआ है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कम्प्लेक्स मटेरियल है जो बनता है डीएनए और प्रोटीन की वजह से। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है वो डीएनए खुद को रैप कर लेता है और एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड खुद को जो है वो रैप करता जाएगा और इस पूरी स्ट्रक्चर जो है जो हमें नज़र आती है वो इस तरह दी जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग होता है। ठीक है, धागे के अंदर मोती पिरोए होते हैं। उसके बाद है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, 1953 के अंदर जॉनसन वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक डीएनए का मॉडल पेश किया था। उन्होंने कहा था कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है। ये स्ट्रैंड जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर है जो है वो कोलाइड हुए होते हैं। ठीक है, एक हेलिक्स बनाया होता है इन्होंने। अब जो इसकी बेसिक जो चीज़ों से बन के ये मिलके जो है वो बना होता है वो है नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर। ठीक है, अब इसके अंदर जो शुगर है वो है राइबोज शुगर। ठीक है, डीएनए के नाम से हमें पता चल जाता है डीऑक्सी तो राइबोज शुगर जो है, ठीक है, इसके कार्बन नंबर 2 से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगी, वहाँ पे फास्फेट ग्रुप जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। उसके इनसाइड पे जो है वो नाइट्रोजनियस बेस होगी। ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस जो होती है वो 4 टाइप्स की होती हैं, एक एडेनिन, थायामीन, गवानिन और साइटोसिन। अब ये जो नाइट्रोजनियस बेस हैं ये एक दूसरे के साथ यानी ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं वो बॉन्ड बनाती हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगी और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो खुद को अटैच करती है। उसके बाद साइटोसिन जो है वो हमेशा गवानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होगी। उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इस वजह से होती है जब सेल डिवाइड करना होता है तो हमें हर चीज़ जो है वो डबल चाहिए, तो डीएनए की भी इस वजह से रेप्लिकेशन होती है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर वो उसका डीएनए का जो हेलिक्स होता है, जो क्वाइल्ड डीएनए होता है वो अनहेलिक्स होता है। ठीक है, अनबाउंड होता है। वो जो कर्ल बना होता है वो बिल्कुल हमारे पास डीएनए जो वो लेडर फॉर्म में आ जाता है। सेकंड नंबर पे जो है वो नाइट्रोजनियस बेसिस के अंदर जो बॉन्ड बने होते हैं डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड वो टूटते हैं। ठीक है, और हमारे पास 2 टेम्पलेट्स आ जाते हैं। हर टेम्पलेट जो है वो अपने साथ जो अपने ऑपोजिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो ज्वाइन करता जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो है वो आगे ज्वाइन होते जाएंगे और उसका ऑपोजिट जो है टेम्पलेट वो बन जाएगा और बिल्कुल जो ये दोनों डीएनए बनेंगे वो एज इट इज़ पेरेंट डीएनए की तरह होंगे। उसके बाद है कि हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। ठीक है, क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो किस तरह काम करता है। तो हमने देखा था कि डीएनए जो होता है उसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसी ने सेल को इंस्ट्रक्ट करना होता है, उसी ने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हम जो सेल है उसके अंदर अब ये प्रोटीन बनेगी। ठीक है, डीएनए क्या करता है, हमने देखा था कि प्रोटीन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती है उन्होंने स्ट्रक्चर बनानी होती है। अब वो स्ट्रक्चर किस चीज़ के बनाते हैं? राइबोसोम भी, क्योंकि प्रोटीन जो है वो राइबोसोम के अंदर बनती है, तो जब तक राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल प्रोटीन जो होती हैं वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी। उसके बाद जो है वो डीएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह करवाता है कि डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए को देता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो राइबोसोम के पास जाती है। जब वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जो है, ठीक है, वो मैसेंजर आरएनए को इन्फॉर्मेशन देता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन वो मैसेंजर आरएनए जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम तक ट्रांसफ़र करता है। राइबोसोम जो है वो इस सीक्वेंस को या इस इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा
और ट्रांसफ़र आरएनए को कह के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ज्वाइन करवाएगा और प्रोटीन बनवाएगा। ठीक है, जब राइबोसोम जो है ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए प्रोटीन बनवाएगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। उसके बाद है कि डीएनए का वो पार्ट जिसके पास प्रोटीन को सिंथेसिस करवाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उस पार्ट को हम नाम दे देते हैं जीन का। और क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होती है उसको हम नाम देते हैं लोसाई, और सिंगुलर जो है उसको लोकस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो जीन्स हैं वो हमेशा पेयर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है उसको हम क्या देते हैं, एलील। उसके बाद है जीनोटाइप एंड इट्स फिनोटाइप, भी आप इस टाइप भी कह सकते हो। इसके बाद है फिनोटाइप। जीन्स का जो कम्बिनेशन होता है स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन, उसको हम कहते हैं कि जीनोटाइप है। ठीक है, जीनोटाइप 2 टाइप्स की हो सकती है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर तो वो जो अलील्स हैं वो सेम हो तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस, अगर अलील जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे तो हेट्रोजाइगस। उसके बाद हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक अलील जब दूसरी अलील का जो मास कर देती है, ठीक है, उसको एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती। ठीक है, जो खुद को एक्सप्रेस करवा जाए उसको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाती बल्कि मास्क हो जाती है उसको हम कहते हैं रिसेसिव अलील। उसके बाद है कि जो जीनोटाइप की फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको हम कह देते हैं फिनोटाइप। ठीक है, मतलब जीनोटाइप के बाद जो भी रिजल्ट आता है हमारे पास फिजिकली जो हमें नज़र आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या देते हैं, फिनोटाइप। उसके बाद है मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर मेंडल ने ऑस्ट्रिया में काम किया था, उसने पी प्लांट के ऊपर, ठीक है, स्टडी की थी, इनहेरिटेंस को किस तरह स्टडी किया था। जो पी प्लांट को सिलेक्ट करने की रीजंस थी वो ये थी कि एक तो पी प्लांट का जो साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, एक उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो बहुत नंबर के हैं, डिफरेंट ट्रेड्स हैं, और तीसरे नंबर के अंदर कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग के साथ साथ उनके अंदर जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। उसके बाद है मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन। पहला जो मेंडल का ला था उसको कहते हैं मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंदर जो है हम एक ट्रेड को स्टडी करते हैं। जब एक ट्रेड को स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो सेग्रीगेशन के अंदर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हम एक ट्रेड को स्टडी करते हैं, वो है सीड शेप। इसके अंदर सबसे पहले हमने 2 टाइप्स के सीड लिए हैं, एक होता है राउंड और एक रिंकल। जब हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो जनरेशन आई वो सारी राउंड शेप थी। ठीक है, यानी F1 जनरेशन जो है हमारे पास राउंड शेप थी। लेकिन फिर जब हमने F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें 75% जो थे वो हमारे पास राउंड सीड थे और 25% जो थे रिंकल सीड थे। इस टेबल में दिखाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले राउंड और रिंकल सीड लेंगे। ठीक है, उनमें से जो जीन्स आ रही हैं उसमें कैपिटल आर राउंड वाले में से और स्मॉल आर जो है वो रिंकल वाले में से, जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो हमारे पास कैपिटल आर जो था वो डोमिनेंट हो गया और स्मॉल आर रिसेसिव, तो हमारे पास जो जनरेशन आई वो ऑल राउंड थी। उसके बाद जब हमने F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया तो ज़ाहिर है हमारे पास F1 जनरेशन के पास जो जीन्स थी वो थी एक कैपिटल और एक स्मॉल। ठीक है, तो ये चारों जीन्स जो हैं वो अलहदा से सेपरेटली जो हैं वो क्रॉस करेंगी। तो हमारे पास 4 टाइप्स आ गई, जिनमें से हमारे पास जो हैं वो 3 जो हैं वो राउंड हैं और एक जो है वो रिंकल है, यानी 75% राउंड शेप सीड है और 25% रिंकल। इसका मतलब ये है कि हर जो पेयर है जीन का उसमें से जो अलील्स हैं वो सेपरेटली जो है सेग्रीगेट करती हैं। ठीक है, और हर गैमेट के अंदर एक जीन जो है वो आती है और खुद को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, इसका मतलब इसी वजह से जो मेंडल था उसने इस लॉ को नाम दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जब हम 2 क्रॉस को या 2 ट्रेड को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर हम जो है वो सीड शेप के साथ साथ सीड कलर को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स को स्टडी करते हैं क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने उसके बाद है कि हमने एक जो सीड लिए थे 2 टाइप। ठीक है, एक राउंड और येलो था और दूसरा रिंकल और ग्रीन। जब हमने उनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास सारे जो हैं वो सीड राउंड और येलो आए थे। ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो एक एक जीन थी वो रिसेसिव भी थी। ठीक है, हमारे पास F1 जनरेशन जो है उसके पास 2 तरह की जीन्स हैं और लेकिन वो हैं सारी राउंड और येलो। उसके बाद जो F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करवाया,
ठीक है। जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 3:2:1 की आएगी। ठीक है, 9:3:3 और रेशो 1 इस तरह की रेशो आएगी हमारे पास। यानी 9 जो है वो राउंड और येलो होंगे, और 3 जो हैं वो राउंड और ग्रीन होंगे, और 3 जो है वो रिंकल्ड और येलो होंगे, और एक जो हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन होगा। ठीक है, इस लॉ से हमें ये पता चला कि हर जो ट्रेट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो जाता है। ठीक है, कोई भी एक ट्रेड जो है वो दूसरे ट्रेड के साथ बाउंड नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से इस लॉ को नाम दे दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी वो आज़ादाना तौर पे जो है वो सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, ओके 10th क्लास, कल आपका इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।